मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछोगे, है ना, रिसिट एंड पेमेंट के ऊपर। हो गया ये, है ना, बताया था ना, याद है ना, या भूल गए? भूल गए? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? हाँ, रिसिट एंड पेमेंट के डेबिट में क्या लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में? हाँ, रिसिट एंड पेमेंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो कौन से नेचर के, रेवेन्यू या कैपिटल? दोनों, बोथ रेवेन्यू कैपिटल, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस वहां पर लिखे जाते हैं। हाँ, अगेन कौन से ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें? ऑल ईयर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, सभी उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, और रिसिट साइड में यहाँ पर इनको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, रिसिट पेमेंट को इसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये समरी है कौन सी इसकी? कैश बुक की ये समरी है। जो भी कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं उसी को समराइज किया जाता है किसमें? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिट साइड में वही लिखा जाएगा जो हमें रिसीव्ड हो गया है, जो रिसीव्ड किया है। और पेमेंट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? है ना, जो पेड हो चुका है वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। ये सब कुछ हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में, अभी याद आ रहा है ना, ये सब पता है ना? ओके, फॉर्मेट बनाया इसका आपने? नहीं बनाया, ठीक है। अभी हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये डेबिट, क्रेडिट, ओके। अभी ध्यान देना है, जैसे हम लोग ने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सीखा कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट ये कौन सा अकाउंट है? रियल, जिसके डेबिट, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रिसिट साइड में जो रिसीव्ड हो रहा है वो रिसिट साइड डेबिट लिखा, और जो भी गोज आउट हो रहा है, जो पेमेंट हो रहा है, वो क्रेडिट में। तो उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये कौन सा अकाउंट है? तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। चलो, रूल क्या है नॉमिनल का? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बराबर, ये रूल है नॉमिनल का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। तो इसका मतलब इसके डेबिट में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस। तो यहां पर हमारी होगी एक्सपेंसेस वाली साइड, ये रुपीज का कॉलम। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसका मतलब इसके क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा? इनकम रिकॉर्ड होंगे। ओके, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम। चलो, एक बात तो क्लियर हो गई यहां पर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, इसके क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट थिंग, अभी जैसे हम लोग ने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देखा था कि उसमें रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। किसमें? रिसिट एंड पेमेंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे यहां पर? तो यहां पर ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान में रखना है, कौन से? रेवेन्यू नेचर के। ओके, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है वो यहां पर आ जाएंगे, और रेवेन्यू इनकम जो भी है वो इनकम में आ जाएगा। समझे? यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम। ये रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम होता क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे इनकम जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, जो कि रिकरिंग इन नेचर है, जो बार बार होने वाले पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो वापस आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसी तरह से ऐसे इनकम जो हमें मिल रहा है पर्टिकुलर पीरियड के बाद मिल रहा है, जो कि रिकरिंग इन नेचर है, शॉर्ट टर्म के लिए है, ऐसा इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस, यहां पर
रेवेन्यू इनकम। देन नेक्स्ट थिंग, जैसे हम लोग ने रिसिट एंड पेमेंट में देखा था, ऑल ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, है ना। रिसिट एंड पेमेंट में सीखा ना आप लोगों ने कि उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो अभी ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान में रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे। तो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर इसमें इन्वॉल्व करना है, रिकॉर्ड करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसमें कौन से ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे आप? करंट ईयर। यहाँ पर भी ओनली करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर एंड रिलेटेड टू करंट ईयर। The transaction we record in the income and expenditure account, it's related to current year और current year और उसके related ही जो होगा, ऐसे ही transactions हम लोग current year के related ही transactions record करेंगे। जो next year का है, जो previous year का है, वो यहाँ पर recording नहीं होगा, ये ध्यान में लो। next year, previous year यहाँ पर record हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे? ओनली करंट ईयर के, ओनली करंट ईयर ओनली। हाँ, और एक बात, जैसे रिसिट पेमेंट में देखा था, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ये क्या है? समरी है ना कैश बुक की, उसको ओपनिंग बैलेंस था, उसको क्लोजिंग बैलेंस था ना। तो इस अकाउंट को कोई भी ओपनिंग बैलेंस इसको है क्या? नहीं है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है और कोई क्लोजिंग बैलेंस भी इसको नहीं है। There is no opening and closing balance to income and expenditure account. इसको कोई भी opening balance नहीं होगा, closing balance नहीं होगा, ठीक है। Again, this account, जैसे ये nominal account है, debit all expenses, credit all income gain, किसके तरह लग रहा है रे आपको ये सेम टू सेम? P&L account की तरह लग रहा है ना? P&L account भी ऐसा ही होता है ना कि जहां पर डेबिट में हम लोग सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में इनकम गेन। सो दिस अकाउंट इज सिमिलर टू P&L अकाउंट, दिस अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान में रखना है, ये अकाउंट किसके तरह है? P&L अकाउंट की तरह है। ये कुछ पॉइंट्स आपको दो नोट करना है। दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और क्या सीखा हम लोग ने? दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। इसके क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारे इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अनदर थिंग, इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा वो कौन से नेचर का होना चाहिए? रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस ही यहाँ पर, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि यहाँ पर नहीं। देन नेक्स्ट थिंग इज, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, बस करंट ईयर के रिलेटेड ही इसमें ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। अगेन अनदर थिंग, इसको कोई ओपनिंग या कोई क्लोजिंग बैलेंस है क्या? इसको कोई क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है क्या? देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसे नहीं है। और एक बात हम लोग ने देखा था, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं दैट इज समरी ऑफ कैश बुक। तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग रिसिट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे थे, बराबर ना? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग रिसिट पेमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर वो बात नहीं है, यहां पर कैश एज वेल एज क्रेडिट बोथ, मतलब कैश भी आ सकते हैं, क्रेडिट भी आ सकते हैं। सो इट रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट, मतलब इधर दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे, कैश एंड क्रेडिट नेचर के। अभी जैसे कि देखो, आउटस्टैंडिंग इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्री रिसीव्ड हो, प्रीपेड हो, ऐसे जो भी एक्सपेंसेस है जो करंट ईयर और करंट ईयर के रिलेटेड होना चाहिए, और कैश या फिर क्रेडिट बेसिस पर भी अगर होते हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ओके। मतलब ये रिसिट से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, ये समझ कर लेना है आपको। रिसिट पेमेंट अकाउंट क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, ओके, दोनों का डिफरेंस भी हम लोग समझ कर लेंगे। अभी ये अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके डेबिट में हम लोग सारे खर्चे, एक्सपेंसेस लिख देंगे
जो कि रेवेन्यू नेचर के, उसके क्रेडिट में सारे क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम। और फिर इसको क्लोज करने के बाद, जैसे दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बराबर। तो ये अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जो कि एनपीसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बना रही है, तो यहां पर तो प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं हो रही है, बिकॉज वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बने ही नहीं है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट बना रही है किस लिए, कि भाई फर्म की एक पोजीशन समझ में आए, कि फर्म का अकाउंट्स बैलेंस मेंटेन रख पाए, फर्म को अच्छे से रन कर पाए, मैनेजमेंट कर पाए। तो इधर इनको ये बात पता होनी चाहिए कि अपने इनकम कितना है और अपना एक्सपेंस कितना है, ये पता होना चाहिए। तो ये अकाउंट जब क्लोज होगा तो यहां से हमें मिलेगा सरप्लस और डेफिसिट। यहां से क्या मिलेगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट मिलेगा। अभी सरप्लस कब, सरप्लस एक तरह से आप प्रॉफिट की तरह कंसीडर करो, सरप्लस लाइक प्रॉफिट, कि जहां पर अपने इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तब हमें क्या हुआ, सरप्लस हो गया। डेफिसिट यानी कि लॉस की तरह, ओके, जहां पर अपने एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो हमें क्या होगा, डेफिसिट। अभी देखो सरप्लस कब मिलेगा और कहां पर आएगा, व्हेन योर इनकम साइड इज मोर, जब आपकी इनकम साइड ज्यादा होगी। वो आपने लिखा यहां पर इनकम साइड का बैलेंस लिखा, जो ज्यादा बैलेंस है उसको हम लोग दोनों तरफ लिखते हैं ना, और जो कम है एक्सपेंसेस अपने कम होंगे, तो यहां पर हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, सरप्लस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सरप्लस रहेगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर कम है, तब क्या मिलेगा आपको, सरप्लस मिलेगा। इसी का उल्टा भी हो सकता है ना, कभी कभी आपके खर्चे ज्यादा हो गए, एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तब क्या होगा, डेफिसिट मिलेगा। तब वो डेफिसिट यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में, हाँ, मतलब इनकम वाले साइड में आपकी एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है, तो वो दोनों तरफ लिखी, उसमें से ये बचे, उन इनकम जो है माइनस किया, तो क्या मिला, डेफिसिट। दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, दैट इज डेफिसिट। तो एक तरह से ये प्रॉफिट की तरह ही है सरप्लस, और डेफिसिट जो है वो लॉस की तरह, जो कि हमें किसके, कौन से अकाउंट में मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट इफेक्ट क्या करते हैं, कैपिटल में जाकर ऐड या लेस, बराबर ना। तो सेम थिंग यहां पर भी हो रही है, सेम थिंग यहां पर भी हो रही है। आपको एक तो सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट मिलेगा। अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में जाकर क्या करोगे आप, ऐड करोगे। अगर सरप्लस हुआ तो इसको आगे जाके क्या करना है, कैपिटल फंड में जाकर ऐड करोगे। अगर डेफिसिट हुआ तो इसे क्या करोगे आप, कैपिटल फंड में से जाकर लेस करेंगे, वहां जाके ट्रांसफर करना है आपको। सेम उसी की तरह पीएनएल अकाउंट की तरह, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, देखो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, द रूल ऑफ नॉमिनल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसीलिए एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो गए, इनकम जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गए। इसमें ऐसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने जो रेवेन्यू नेचर के है। कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस यहां इन्वॉल्व हो रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड करने है क्या, उसको आपको भेजना है बैलेंस शीट में। जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी असेट वहां जाएगा वो। रेवेन्यू जो है वो कहां जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली थिंग क्या है, आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया जाता है, उसको लेकर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी, जैसे ट्रायल बैलेंस की तरह। ओके, इट्स लाइक ट्रायल बैलेंस। एक मिनट, हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ आ जाओ, मैं क्लास में हूँ, आ जाओ। हाँ हाँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये नॉमिनल अकाउंट है,
इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम क्रेडिट में। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। कैपिटल नेचर के जो होते हैं वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो है वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होता है, बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होती है। उसको लेकर आपको जैसे ट्रायल बैलेंस में से नहीं क्या एक एक आइटम हम लोग ट्रेडिंग में डालते थे, पीएनएल में डालते, कोई बैलेंस शीट में डालते, तो वही बात है यहाँ पर, जो कि रिलेटेड टू करंट ईयर है, एक्सपेंस है, यहां डालोगे। रिलेटेड टू करंट ईयर इनकम है, आप इनकम में डालोगे। अगर कैपिटल नेचर का है तो वहां बैलेंस शीट में डालोगे। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करते जाना है, ठीक है। जो भी खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के है, इनकम हो रहा है रेवेन्यू नेचर का है, वो आपको डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें जहां पर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे होने चाहिए, करंट ईयर के ही होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट में सब कुछ दिया है ना। उसमें प्रीवियस ईयर का भी दिया है, उसमें नेक्स्ट ईयर का भी दिया है, उसमें करंट ईयर का भी दिया है। तो जितना दिख रहा है सब उठा के यहाँ डालना है क्या, बिल्कुल नहीं। कौन से, रिलेटेड टू करंट ईयर। ये क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बात तो यही करना है कि करंट ईयर क्या है वो फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट टास्क तो यही रहेगा कि करंट ईयर देखो क्या है। करंट ईयर समझ गए, बिकॉज करंट ईयर के ही चीजें, करंट ईयर के ही सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर उठा के डालने हैं। तो ये बात एक ध्यान में रखो। देन अनदर थिंग, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे है क्या जो रिसीव्ड हुआ और जो पेड हुआ यही रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, नहीं। मतलब कैश तो है ही एज वेल एज क्रेडिट भी, यानी कि रिसीव्ड और प्लस रिसीवेबल, ओके, और पेड और पेएबल, ये दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस इसमें आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस इनकम जो रिसीव्ड किया है वही रिकॉर्ड किया, नहीं, इनकम जो रिसीवेबल है ना, आउटस्टैंडिंग है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड करना है। ऑल्सो ऐसे नहीं कि एक्सपेंसेस जो पेड किए वही रिकॉर्ड करेंगे, जो पेएबल है, देना है, आउटस्टैंडिंग है, उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कैश एंड क्रेडिट बोथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। इस अकाउंट को कोई ओपनिंग बैलेंस और कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस टू दिस अकाउंट। अभी ये अकाउंट जब हम लोग क्लोज करेंगे, ये अकाउंट सिमिलर टू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। इसको जब आप क्लोज करोगे तो यहां से जो चीजें हमें मिलने वाली है, क्या मिलेगा, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमें मिलेगा सरप्लस। अगर आपकी एक्सपेंस साइड ज्यादा है, इनकम कम है, तो हमें मिलेगा डेफिसिट। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसी को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। देखो, रिसिट एंड पेमेंट को और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। पहले इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया है वो कर लेते हैं और फिर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 69 पे दिया है, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कहा है उधर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो यहां पर सारे रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जो कि करंट ईयर है। ओके, इट इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट। ये किसके सेम टू सेम किसके जैसा है, पीएनएल अकाउंट की तरह है। इट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ये। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि एनपीसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ओके, देन all revenue expenses and losses of the current year are debited to income and expenditure account, and similarly all revenue income and gains are credited to this account. इनकम गेन क्रेडिट में, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट में। कौन से, रेवेन्यू। कौन से, रेवेन्यू। कैपिटल नेचर का लिखना है कि यहाँ पर नहीं। ओके, देन इनकम क्या है, इनकम यानी कि क्या, द इनकम and in income and expenditure account only revenue incomes and gains of the current period are credited। कि इनकम क्या, रेवेन्यू, इनकम और गेन। अभी ऐसे कौन से इनकम गेन है जो रेवेन्यू नेचर के है। रेवेन्यू नेचर मतलब बार बार होना, शॉर्ट टर्म के लिए है, रिकरिंग इन नेचर है ना। अभी मिला तो ऐसे नहीं कि कभी मिलेगा ही नहीं, वो शॉर्ट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो मिलते जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन।
है ना, हर महीने मिल रहा है या 3 महीने में मिल रहा है, 6 महीने में, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो मिलता ही जा रहा है, दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। सन्ड्री रिसिट हो गए, कुछ रिसिट्स हमें पैसे आ रहे हैं। जनरल डोनेशन हो गया, डोनेशन के 2 तरह होते हैं, देखो एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, 2 टाइप होते हैं, और एक जनरल डोनेशन। जनरल उसको रेवेन्यू माना जाएगा, स्पेसिफिक को कैपिटल माना जाएगा। स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए मिलता है, जो बार बार नहीं मिलेगा, उसी स्पेसिफिक काम के लिए ही वो, तो उसको कैपिटल नेचर का माना जाएगा, वो कैपिटल रिसिट, दैट्स वाई वो लाइबिलिटी में जाएगा। ओके, और ये जनरल है तो वो जनरल डोनेशन को एज ए रेवेन्यू करके ट्रीट करेंगे, एंड दैट्स वाई ये वाला डोनेशन इनकम साइड में जाएगा। समझ में आ रही है बात? देन इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू दिस अकाउंट। अंडरलाइन करके रखो, इनकम received for previous year or for next year are not taken into this account। मतलब इस अकाउंट में इनकम जो प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, इसका कोई रिलेशन है उससे? प्रीवियस ईयर इसने किसी से रिलेशन ही नहीं रखा है, ये अपना अपना है, बस करंट ईयर है ना। प्रीवियस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, कोई नहीं चाहिए, बस करंट ईयर का ही देखना है, उसी के रिलेटेड जो है वो लिखना है, राइट। तो प्रीवियस ईयर का इनकम हो, नेक्स्ट ईयर का हो, यहां पर रिकॉर्ड ही करना नहीं है। हावेवर ऑल इनकम्स पर्टेनिंग टू करंट ईयर, बस करंट ईयर के रिलेटेड जो भी हो, वेदर फिर वो करंट ईयर के रिलेटेड अगर रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है तो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब करंट ईयर का इनकम मिल गया, अच्छी बात है। करंट ईयर का इनकम अगर नहीं मिला है फिर भी ये छोड़ेगा नहीं, करंट ईयर का है ना, लिखना ही है। रिसीवेबल है तो भी, आउटस्टैंडिंग है तो भी लिखेंगे। मीन्स देखो कि ऑल इनकम्स पर्टेनिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, received or received during the previous year for this year are taken, underline करो, ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, are taken into this account। अभी देखो क्या कहा है इस लाइन में कि अगर कोई इनकम करंट ईयर का है, अगर कोई इनकम करंट ईयर का है, वो रिसीव्ड किया है लिखेंगे, रिसीव नहीं किया है तो भी लिखेंगे। अगर कोई इनकम करंट ईयर का है जो लास्ट ईयर रिसीव कर दिया, लेकिन रिलेटेड टू क्या है, करंट ईयर से रिलेटेड है ना, तो लिखना है। करंट ईयर से रिलेटेड है तो चलो, तुमने मैसेज नहीं देखा था क्या? ठीक है। सो रिलेटेड टू करंट ईयर जो है वो रिकॉर्ड करना है। समझे, ये बात समझ में आई आपको? ऑन द अदर हैंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर आर कंसिडर। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जो रिसीवेबल, जो आना बाकी है करंट ईयर का, और करंट ईयर में अगर कुछ पहले ही रिसीव कर लिया तो वो भी क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। मतलब आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, ये सारी चीजें यहां पर आपको क्या करनी है, यू हैव टू कंसिडर। व्हाई? बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू करंट ईयर। बिकॉज वो किसके रिलेटेड है, करंट ईयर के रिलेटेड है, तो आपको लेना पड़ेगा, है ना। बिकॉज इसमें हम लोग बस करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन डजंट मैटर कि वो रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, पेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो रिसीवेबल है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, पेड है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, पेएबल है तो भी रिकॉर्ड करेंगे, रिसीव्ड है तो भी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सारी चीजें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड सब इसमें आएगा, करंट ईयर का ही, ओनली करंट ईयर का। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इसमें करंट ईयर को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार करंट ईयर समझ गए तो आप फिर उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो ये बात थी इनकम की। आ गया इनकम साइड ध्यान में। अभी आते एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर। सो अगेन सेम थिंग हियर कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। यहां पर भी सेम चीज है, एक्सपेंसेस साइड में भी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं,
रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अगेन वही बात, रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार हो रहे, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो करना पड़ रहे, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो रिकरिंग इन नेचर है, ऐसे एक्सपेंसेस रेवेन्यू जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट में हम लोग ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, so expenses paid for previous year or for next year are not taken, अंडरलाइन करो, expenses जो कि previous year के हो या expenses अगर next year के हो, वो इसमें कंसिडर करना है। मतलब क्या कंसिडर करना है? करंट ईयर, ओनली करंट ईयर के रिलेटेड ही इसमें हमें एक्सपेंसेस कंसिडर करने हैं। टेक्स्ट बुक नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, निकालो पेज नंबर 69 निकालो। ठीक है, ये समझे? देन however all expenses pertaining to current year whether actually paid or not paid during the previous year or current year are taken into account, same thing कि expenses paid हो या ना हो, है ना, previous year के हो या next year के हो, but अगर उसका रिलेशन किससे है? करंट ईयर से है, तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर उसका रिलेशन करंट ईयर से है तो उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो पेड वाले हो या पेएबल हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, दोनों को भी क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे इस साइड में। देन इन अदर वर्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर कंसिडर्ड, इनको कंसिडर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट। ये क्या शो करता है? एक तो सरप्लस या फिर डेफिसिट शो करेगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस, अंडरलाइन करो। देखो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कि वेयर योर इनकम साइड इज मोर, अगर आपकी इनकम ज्यादा है मतलब इनकम एक्सेस है, एक्सपेंस कम है, तो क्या मिलेगा? सरप्लस होगा। देन क्या होगा? सरप्लस। और इसी का उल्टा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज डेफिसिट, मतलब आपकी एक्सेस एक्सपेंसेस साइड क्या है? ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। ओके, सो इफ देयर इज अ सरप्लस, अगर सरप्लस हुआ तो क्या करेंगे? कैपिटल फंड में जाकर ऐड करेंगे। अगर डेफिसिट हुआ तो क्या करेंगे? कैपिटल फंड में से जाकर लेस। जैसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है ना, पीएनएल अकाउंट की तरह ही है। दिस इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट। इतना सब कुछ समझ में आया इसके बारे में? इसके कुछ फीचर्स भी हमें दिए, लेट्स सी द फीचर्स। यही सारी चीजें वो फीचर्स में दी गई है, एक बार गो थ्रू करते हैं। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। Okay, this account records only revenue expenses and revenue income related to current year. Current year के ही record करेंगे। This account is similar to profit and loss account. Then it is prepared to find out surplus और deficit. ये find out करने के लिए हमें surplus deficit यहाँ पर पता चलने के लिए ये account बनाया जाता है। Okay, income and expenditure account is always accompanied with the balance sheet. अकम्पेन विद बैलेंस शीट मतलब ये किसके साथ हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं? बैलेंस शीट के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, उसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन है, उसमें रेवेन्यू भी है, कैपिटल भी है। तो रेवेन्यू वाली चीजें यहाँ पर आ गई, कैपिटल वाली चीजें बैलेंस शीट में। दिस अकाउंट इज अकम्पेन विद बैलेंस शीट। ओके, इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, नो क्लोजिंग बैलेंस। इसको ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे जैसे कि उसके तरह होता है क्या? नहीं, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलेगा किस फॉर्म में? सरप्लस डेफिसिट के फॉर्म में हमें बैलेंस मिलेगा। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस तो इसको नहीं होता है। ओके, क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगा कैसे? किसके फॉर्म में? ये क्लोजिंग वाला बैलेंस हमारा होगा सरप्लस डेफिसिट के फॉर्म में। ओके, ये क्या रहेगा? एक तो सरप्लस रहेगा या फिर डेफिसिट रहेगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं है। Then surplus deficit is transferred to capital fund. It records all cash items. ये भी बात सीखी हम लोगों ने कि इसमें कैश तो रिकॉर्ड करेंगे as well as क्रेडिट, यानी कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ये भी यहाँ पर क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा कि ऑल कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स आर रिलेटेड टू
करंट ईयर, इसको छोड़ना नहीं यार, रिलेटेड टू करंट ईयर, लाइक एग्जांपल सैलरीज पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट्स, depreciation on fixed asset. So all such type of expenses which are related to current year are recorded in this account. Okay, चलो आई होप आपको ये सभी को ये समझ में आया, अकाउंट समझ में आया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, रिवाइज कर लो इसको। चलो ये सारी चीजें रिवाइज कर लो। हाँ, अच्छा, और अच्छा, यस, और कौन बताएगा इसको, थोड़ा डिस्क्राइब करेगा, बताओ श्रद्धा। अच्छा, हाँ बताओ, जो जो उसके बारे में पता है सब बताओ। ओके, बरं ठीक है। ओके, अभी ध्यान दो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता क्या है। ठीक है, थोड़ा एक बार चैप्टर को थोड़ा समराइज कर देते हो। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी इसके पहले वाला जो चैप्टर आप लोगों ने सीखा था दैट वाज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, कि जो फाइनल अकाउंट वो था ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में। अभी ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि क्या, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही है ट्रेड करना। ट्रेड करना यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड करना, बाइंग सेलिंग, जो क्या कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाय कर रहे रॉ मटेरियल वगैरह, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे, गुड्स बना रहे, उसको सेल कर रहे, वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे, जिनका मेन मोटो यही होता है कि मैक्सिमम क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे, दैट इज ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन हम लोग बात कर रहे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की। किसकी बात कर रहे, नॉन ट्रेडिंग, जिनका मेन काम ट्रेड करना नहीं है, जो गुड्स बना के मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा, ऐसी वाली कंपनी नहीं है ये। तो ये क्या करेगी, तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड सर्विसेज। ये क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अभी ऐसे कौन है जो सर्विस, जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनी है। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि देखो स्कूल, जो कि ट्रेड कर रहे हैं, क्या गुड्स को सेल कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ऐसी बात हो रही है क्या, वो से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नॉलेज दे रहे हैं, और उसके बदले में वो फीस वगैरह लेते हैं। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर इनकम। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक यहाँ पर स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, जो एनजीओज हो गए, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसे जो भी है, जो लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है इसका इस तरीके से उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। चलो ये बात तो समझ गई, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बने। तो क्या फिर इनको ये प्रॉफिट लॉस का यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या इनको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, तो है, जरूरत है, मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज इन्हें भी कुछ लोगों को आंसरेबल है, ये लोग भी कहीं पर आंसरेबल है, या क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी से पैसे, क्योंकि इनका पैसा नहीं है वो, ये जो फंड यहाँ पर कैपिटल जो लगाएंगे वो पब्लिक का ही है। कैपिटल जो इसमें लगेगा वो कहाँ से आ रहा है, पब्लिक से ही आ रहा है ना। तो पब्लिक का पैसा अगर लगाया जा रहा है तो पब्लिक को आंसरेबल भी होता है कि क्या कहाँ पर किया, कैसे खर्चा किया, कहाँ पर कितना इनकम एक्सपेंस सब बताना पड़ेगा ना। दैट्स वाई इनको भी अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। अभी इनको कौन रन करता है, तो इसके जो भी मेंबर्स है उसी में के इलेक्टेड मेंबर्स आकर इसको चलाते, मैनेजमेंट करेंगे, रन करेंगे ऐसे बिजनेसेस। ओके, तो यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज इसके एक्ट के हिसाब से इनको ऑडिटिंग वगैरह करना जरूरी है।
ऑल्सो इसमें ऐसा ना हो कि इनकम आ रहा है उसका कुछ भी गड़बड़ किया, कुछ उसका मिसयूज किया, ऐसी बात ना हो, ठीक है, फ्रॉड वगैरह ना हो, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें कौन से पैसे कहाँ से आए कहाँ गए ये सब रिकॉर्ड करना इसीलिए ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। अभी ये सब अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, ये बात तो समझ गए। तो ये अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करेंगे, क्या कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, कौन से अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए जा रहे हैं। सो इन दिस दे प्रिपेयर कहाँ पर, यहाँ पर क्या क्या बनाया जाएगा, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये लोग मेंटेन करेंगे। रिसिट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, जिसमें रिसिट मतलब जो रिसीव्ड किया है, रिसिट यानी कि जो हम लोग इनकम जो रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट यानी कि जो पेड किया जा रहा है वो रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये वाला अकाउंट है, ओके, जो कि सिमिलर किसके तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के तरह होता है। और तीसरा जो बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके पहले हम लोग ने सीखा था कि इनकम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती है। अभी ये वाला जो है दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होता है ध्यान दो कि दिस इज नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल है। इस रूल के हिसाब से इसके डेबिट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इस अकाउंट के बारे में। अभी क्या ऐसी चीजें है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो भी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे वो रिलेटेड टू रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू नेचर के ही होने चाहिए। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। अभी रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेवेन्यू जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। कैपिटल जो बार बार नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, रेवेन्यू जो कि बार बार हो रहे है ना, जो कि रिकरिंग इन नेचर है। ये दोनों में तो मेजर डिफरेंस है, ओके। सो रेवेन्यू इन एक्सपेंसेस ऑल्सो रेवेन्यू इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर जो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, करंट ईयर ही होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर भी रिकॉर्ड करेंगे, कब, अगर उसका रिलेशन करंट ईयर से है तो। मतलब अगर वो करंट ईयर के रिलेटेड है, जो हम लोग ने करंट ईयर का पैसा अगर प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया, रिलेटेड किसका है, करंट ईयर, तो कंसिडर करना पड़ेगा। या नेक्स्ट ईयर का पहले ही हम लोग ने पहले इस ईयर में रिसीव किया, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का रिलेटेड है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। करंट ईयर का जो है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अकाउंट बनाने। देन इसके साथ साथ यहाँ पर इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जैसे रिसीट एंड पेमेंट को होता है, इधर नहीं होगा। यहाँ पर हमें एज अ क्लोजिंग बैलेंस में हमें क्या मिलेगा, एक तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। जब अपना इनकम ज्यादा होगा तब हमें होगा सरप्लस, जब अपना एक्सपेंस ज्यादा होगा तब हमें मिलेगा डेफिसिट। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कैश क्रेडिट दोनों तरह के होते हैं, मतलब रिसीव किया, रिसीवेबल हो, पेड कर दिया या पेएबल हो, ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करेंगे, बट वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, करंट ईयर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आया समझ में? ऐसे ही रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग ने देखा था। अभी हम लोग ये करेंगे कि दोनों का डिफरेंस समझ कर लेते हैं, रिसिट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है, ओके। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपको ये भी दिया है, देखो फॉर्मेट दिया है आपके बुक में, उसको एक बार देख लो, वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। पेज नंबर 70 पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट दिया है। देखो डेबिट साइड में क्या है, एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या है, इनकम। अभी एक्सपेंसेस कौन से, रेवेन्यू नेचर के और करंट ईयर के, जैसे कि सैलरीज पे किया, अगर लास्ट ईयर का जो है पेड फॉर द लास्ट ईयर और पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड किया जाएगा। अभी ये सब ऐड लेस जो भी है ना, ये एडजस्टमेंट का आप टेंशन मत लो, हम लोग प्रॉब्लम के वक्त में आप बता दूंगे आपको। देन प्रीपेड लास्ट ईयर का होगा तो ऐड किया जाएगा। देन वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट,
interest, conveyance, rates and taxes, insurance premium, audit fees, office expense, telephone, mobile expense, medicines, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला एडजस्टमेंट भी आपको बताऊंगी मैं कि ये जो आपको दिया है ना ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्यों होता है और क्या है ये आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, देन सन्ड्री एक्सपेंस हो गए, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस साइड में। इसी तरह इनकम साइड में क्या आएगा, जो इनकम हम लोग रिसीव कर रहे हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट भी पूरा अच्छे से हमें सीखना है, ओके। बिकॉज ये वाले क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लाइबिलिटी आराम से आप कर लोगे, बस सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ कर लेना है। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए भी अभी इस साल नहीं है ना। सब्सक्रिप्शन उसमें जो एडजस्टमेंट हो गया, क्या ऐड होने वाला है, क्या लेस होने वाला है, ये एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना तो हो गया, फिर ये 12 मार्क्स आपके हाथ में, ऐसे समझ लो। यस, देन ये सब्सक्रिप्शन का पूरा पार्ट ही मैं आपको बाद में बताऊंगे। देन रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसीट, एंट्रांस रिसीट्स मतलब रिसीव किया, एंट्रांस फीस वगैरह, एडमिशन फीस, डोनेशन, अगर जनरल है तो यहाँ पर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी में जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और इसको क्लोज करने के बाद आइदर सरप्लस या फिर डेफिसिट मिलेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको आया होगा ध्यान में, ओके। अभी बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा जो है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोग ने इनके बारे में ये पॉइंट्स सीखे हैं, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो ये है कि कौन से टाइप का अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल। ये कौन से टाइप का अकाउंट है, दिस इज रियल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से टाइप का अकाउंट है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। और दोनों के रूल के हिसाब से इधर हमें डेबिट क्रेडिट में क्या लिखना है, देखो रियल अकाउंट है, इसके रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि इसके डेबिट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करेंगे। इसके क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। और इसके रूल के हिसाब से इसके डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस। इसके क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, इस तरीके से। हाँ, देन नेक्स्ट वन इज कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। अभी जैसे हम लोग ने सीखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या है, कैश बुक की ही क्या है, समरी है ना। ये क्या है, नेचर क्या है इसका, कैश बुक की समरी है। तो फिर ये नेचर किस तरह है, ये कैश बुक के तरह है ना। दिस इज द समरी ऑफ, दिस इज द समरी ऑफ कैश बुक। और ये क्या है, किसके तरह है, ये P&L अकाउंट की तरह है। दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस होगा क्या, तो यस, इसको ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है। यहां पर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा क्या, नहीं, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस टू दिस अकाउंट, ओके। देन क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस होगा क्या, हाँ, इसको क्लोजिंग बैलेंस होता है, यस, इसको क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस कौन से फॉर्म में मिलेगा हमें, इसका क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोज करने के बाद इधर हमें सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट मिलेगा, सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट हमें मिलेगा, ठीक है, क्लोज करने के बाद। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बस कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज समरी किसकी है, कैश बुक की, है ना। मतलब यहाँ पर जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताया था ना आपको, रिसीट एंड पेमेंट में जो रिकॉर्ड होगा आइदर वो एक तो रिसीव्ड है वही रिकॉर्ड हो रहा है और जो पेड है वही रिकॉर्ड हो रहा है। रिसीवेबल, पेएबल यहाँ पर रिकॉर्ड होता है क्या, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड इस तरह की बातें वहां पर नहीं आएगी क्योंकि वो क्रेडिट में चला गया। कैश ट्रांजैक्शन ही, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन पूरा जब होता है तभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में वैसे नहीं है, राइट।
तो कैश ट्रांजैक्शन ही यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। लेकिन यही बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग है, यहाँ पर कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों, मतलब रिसीव्ड हो, रिसीवेबल हो, पेड हो या पेएबल हो, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके साथ साथ इसमें कहा गया है ऑल अकाउंट्स की, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ऑल अकाउंट्स इसमें कंसिडर हो रहे हैं। कौन से? ऑल अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ऑल अकाउंट्स वी कंसिडर इन दिस रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ओनली नॉमिनल, ओनली नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस लॉसेस इतना ही लेना है। यहाँ पर एक्सपेंस भी है, लॉसेस भी है, पर्सनल भी है, असेट, लाइबिलिटी सभी है इसमें। ओके, ऑल अकाउंट्स है इसमें, बस नॉमिनल रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। ओके, देन अभी पीरियड जो कंसिडर किया जाएगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर, सारे ऑल ईयर्स इसमें कंसिडर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर ओनली करंट ईयर एंड रिलेटेड टू करंट ईयर ही इसमें कंसिडर करना है। ओके, देन बैलेंस शीट, यहाँ पर इट इज नीड नॉट टू बी नेसेसरीली अकम्पेन बाय बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से अकम्पेन हो ये नहीं बोल सकते, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या है? दिस इज ऑलवेज अकम्पेन विथ बैलेंस शीट। आया समझ में दोनों में डिफरेंस? रिसिट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ, तो अभी बैलेंस शीट, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो एज यूजुअली है, जैसे आप पहले भी प्रिपेयर करते आ रहे थे वैसे ही है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा रिवाइज करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? विद अ व्यू टू मेजर exact the financial position of an organization or a concern on a certain date, normally at the end of the year. बैलेंस शीट हम लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? ये समझने के लिए कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फर्म फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रहा है ना, कि फर्म के पास असेट्स कितने हैं, फर्म के पास लाइबिलिटीज कितनी है, उनकी लिक्विडिटी क्या है, कि वो रन कर पाएंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, ये पोजीशन कहाँ से समझ में आएगी? ये बैलेंस शीट से समझ में आएगी, बैलेंस शीट से वहां पर क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर अगेन वही दिया है, द एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज, द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज इट्स टर्म्ड एज कैपिटल फंड। अभी जैसे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है सभी को, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इधर राइट हैंड में सारे असेट्स लिखेंगे हम लोग। ओके, तो अगर आपकी असेट साइड ज्यादा है, इफ द असेट साइड इज मोर, है ना, मतलब एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, तो इसमें से जो बैलेंस बचेगा ना वो बैलेंस होता है कैपिटल फंड। वो क्या होता है? कैपिटल फंड।